ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बेटे? सर फील्ड ऑफ व्यू कर रहे थे। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ रहे थे। हाँ, एच और h/2 वाला क्वेश्चन किया था हम। ठीक है, एक पर्सन को उसकी खुद की इमेज अगर देखनी है तो कितनी हाइट का मिरर चाहिए? खुद की हाइट की आधी हाइट का मिरर उसको चाहिए होगा। और वो मिरर को हमें स्पेशल तरीके से रखना होगा। कैसे रखना होगा कि जो मिरर का अपर पार्ट है वो हेड और आई के बीच में हो, और जो लोअर पार्ट ऑफ द मिरर है वो फुट और आई के बिल्कुल बीच में है। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी हमसे पूछ लिया जाता है कि मतलब ऑब्जेक्ट कोई और हो और ऑब्जर्वर किसी और जगह पे है और वो देखना चाहता है, तब हमें कितने साइज ऑफ मिरर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये लेट्स से एक पर्सन है और इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। इसकी हाइट है कुछ h है, और इसकी मिरर से जो डिस्टेंस है वो है 2d। Now there is an observer at this position। ठीक है, उसका हाइट है, उसकी आंख का हाइट है कितना? h/2। और वो मिरर से d डिस्टेंस। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड so that the observer shown in figure can view the entire image of person AB। ये AB जो पर्सन है, इसकी इमेज इस ऑब्जर्वर को दिख जाए। तो देखो बेटे, कैसे करेंगे इसको हम। थोड़ा इसको ट्राई करो, टेक couple of minutes and have a go at it। थोड़ा सा कोशिश करिए इसको।
सर आंसर h/3 है क्या? देखो बेटे क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि ए बी की पहले हम इमेज बना दें इन द मिरर, और वो जो इमेज ए बी की हमने मिरर में बनाई है उस इमेज से मैं रेज ऑब्जर्वर तक पहुंचा दूं। मतलब ऐसे। अब ये रेज जहां पर मिरर को कट कर रही है उन पॉइंट्स पे मिरर का होना जरूरी है। देखो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है जिससे कि बी डैश दिख पाएगा, ये कैसे बनी होगी? बी से रे इधर आई होगी और यहाँ तक पहुंची। उसी तरह से जिससे ए डैश दिख रहा है वो कैसे बनी होगी? ए से रे यहाँ। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को M1 बोलता हूँ और इसको M2, और ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया O। तो सिर्फ ये M1 M2 ही लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। Now, can I say that triangle OM1 M2 is similar to triangle OA dash B dash? OM1 M2 is similar to OA dash B dash. अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स का भी रेशियो पता है? मुझे पता है ये डिस्टेंस है d और ये वाली डिस्टेंस है 2d। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ M1 M2 divided by A dash B dash is equal to d divided by d plus 2d, that is d divided by। तो M1 M2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? A dash B dash divided by 3, मतलब h by ये वैल्यू M1 M2 की आ जाएगी। Is it clear बच्चों? Yes. Yes, sir. अच्छा, वैसे कई लोगों ने काफी अलग अलग आंसर दिए थे। Some were able to answer h by 3, कुछ लोगों ने h by 2 लिखा था, कुछ लोगों ने h by 4 लिखा था, कुछ लोगों ने 2h by 3 लिखा था। बाकी आंसर्स जो लोगों ने दिए थे, आई होप अभी जो है वो सबको समझ में आ गया है। Yes, sir.
Yeah, that's fine. Okay. देखो और एक क्वेश्चन अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर शीट में भी ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा कुछ इस तरीके से है कि देयर इज अ ट्यूब लाइट है ना लाइन सोर्स ऑफ लाइट 10 ट्यूब लाइट और ये जो ट्यूबलाइट है इस ट्यूबलाइट के नीचे एक मिरर लगा हुआ है। और इस ट्यूबलाइट के ऊपर सीलिंग ट्यूबलाइट से आने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है बाय द मिरर और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट पहुंचती है कहाँ पर लाइट पहुंचती है वापस छत पर सीलिंग पर वो लाइट पहुंचती है तो हमें ये बताना है कि सीलिंग पर वो कितना एरिया कवर करे ठीक है हम ये मान लेते हैं कि ट्यूबलाइट की जो लेंथ है दैट इज लेट्स से 1 मीटर मिरर उससे 2.4 मीटर नीचे रखा हुआ और सिमेट्रिकली रखा हुआ है लेकिन मिरर की जो लेंथ है वो 0.6 और जो हम छत की बात कर रहे थे वो यहाँ से ट्यूबलाइट से 1.2 मीटर ऊपर ठीक है और इस तरह this is the ceiling. तो हमें क्या पता करना है हमें पता करना है कि find the length of the reflected patch formed on the ceiling find the length of the reflected patch formed on the ceiling ट्राई करो बेटा देखो बेटे क्या होगा
ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग। क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं ना? देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ ट्यूबलाइट, राइट? नीचे जो है वो मिरर है और इसके ऊपर सीलिंग है ना। ट्यूबलाइट से लाइट जो है वो मिरर पे जाएगी, वैसे तो डायरेक्टली सीलिंग पे भी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड पैच फाउंड ऑन द सीलिंग। मतलब देखो जैसे ट्यूबलाइट के इस एंड से लाइट जब निकलेगी तो वो मिरर के अलग अलग हिस्से पर जाकर के गिरेगी, मिरर के अलग अलग हिस्से पर जाकर के गिरेगी, मतलब कुछ पार्ट ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, अलग अलग पार्ट ऑफ द मिरर से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट। यस, उसी तरह से यहाँ से भी लाइट इन अलग अलग पार्ट्स पे जाकर रिफ्लेक्ट होगी, राइट। सबसे दूर लाइट ऐसे, अब ये लाइट जाकर के इस सीलिंग तक पहुंचेगी ना बेटा, ये वाली रे भी जाकर के सीलिंग तक पहुंचे, तो ये कितना पैच की लेंथ होगी सीलिंग पर, ये हमें पता करना है। मैं ये जो सब बनाए हैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। थ्री मीटर, 1.2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे कुछ आंसर।
कुछ आंसर्स आए। देखो अब मेरे को क्या है, जो सबसे दूर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी वो पता मैं कर लेता हूँ, है ना। अब सबसे दूर जाने वाली रे कौन सी होगी बेटे, जो ट्यूबलाइट के लेफ्ट पार्ट से निकल करके और मिरर के राइट पार्ट में इंसिडेंट हो रही। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो रे होगी ये सबसे दूर जाएगी राइट साइड। तो अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ध्यान दो बच्चों के ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर ही आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दो कि मिरर और ट्यूबलाइट की लेंथ में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर माइनस 0.6 मीटर, दैट इज 0.4 मीटर के बराबर का डिफरेंस है। इस 0.4 मीटर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 0.2 मीटर मिलेगा। मतलब कि ये वाला जो गैप है ना यहाँ पे, ये 0.2 मीटर के बराबर आए। तो 1 मीटर है, तो ये लेंथ आ जाएगी 0.8 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मैं tan आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan आई will come out to be perpendicular divided by base, और बेस की लेंथ है 2.4 मीटर, तो ये बराबर आ जाएगा 1/3 के। अभी हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं। ये पूरा जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन, कौन सा, ये tan आई लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, ये वाली लेंथ को आप x मान लो, तो x 2.4 मीटर प्लस 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3.6। tan आई होगा 1/3, तो 1/3 इज x डिवाइडेड बाय 3.6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 1.2 मीटर के बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 1.2 मीटर आया है, इस 1.2 मीटर में से हम क्या करें, ये इतना मतलब 0.2 मीटर हटा देता हूँ, तो इतनी लेंथ जो बनेगी वो कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1.2 माइनस 0.2, तो ये 1 मीटर की लेंथ मेरे को, ठीक है। उसी तरह से जब ये दूसरी साइड पर मैं अगर इसी तरह का डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा बनेगा बेटे, सिमेट्रिकल सिचुएशन तो है ही सही। तो इस तरह की रे, मतलब ट्यूबलाइट के राइट पार्ट से रे जाएगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के
कहाँ पे गिरेगी भाई? ऐसे लेफ्ट साइड में इधर। और सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटे कि ये जो डिस्टेंस आएगी ना, कौन सी वाली? दिस डिस्टेंस, it will again come out to be equal to 1 मीटर। या अगर मैं ये पूरी लेंथ निकालना चाहता हूँ तो ये पूरी लेंथ कितनी निकल करके आएगी? 1.2। तो अब आप दो तरीके से इसको ऐड देख सकते हो कि ये पूरा लेंथ ऑफ पैच अगर मेरे को निकालना है तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 1.2 मीटर प्लस 1.2 मीटर प्लस 0.6, दैट इज 3 मीटर्स। या दूसरा तरीका क्या है? 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 1 + 1 + 1। तो ये 3 मीटर का बराबर है। ट्यूबलाइट की ब्रेड्थ नहीं ली। ब्रेड्थ का मतलब क्या है बेटे? सर हम पूरा क्यों मान रहे हैं? पीछे तो रिफ्लेक्शन नहीं है ना। हाँ, बीच बीच से भी देखो रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा होगा ना, मतलब नहीं सर, ऐसे। सीलिंग में पीछे हाँ, और रिफ्लेक्टेड पैच में क्यों मान रहे? इस तरह से रे जाकर के भी तो ऐसे आ रही होंगी। ओके सर। ठीक है, फिर ट्यूबलाइट तो ट्रांसपेरेंट है ना बेटे, तो क्या होगा? जो लेट्स से कि इस वाले पार्ट से रे यहाँ पर गिरी तो ये गिर करके वापस ऐसे भी तो चली जाएगी। हाँ सर, समझो। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया। लास्ट वाला पार्ट देखो बेटे, लास्ट वाले पार्ट का मतलब क्या है कि हमने टोटल लेंथ ऑफ पैच पता किया। तो लेंथ ऑफ पैच पता करने का दो तरीका था कि जैसे एक तो जो मैंने यहाँ से डिस्टेंसेस मेरे को पता चल गई थी 1.2 मीटर, इधर से 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो ये 1.2 और 1.2 में हमें क्या ऐड करना है? हमें इतना लेंथ और ऐड करना। ये वाला लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द मिरर विच इज 0.6 मीटर। तो 1.2 प्लस 1.2 प्लस 0.6, तो इससे 3 मीटर आ गया मेरे पास। या अगर मैं ऐसे देखूं तो जो मैंने 1.2 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट किया था तो वो 1 मीटर आया था, ये भी 1 मीटर आया था। तो 1 मीटर और 1 मीटर में मैं ट्यूबलाइट की लेंथ ऐड कर दूं तो उससे भी मेरे को टोटल लेंथ ऑफ पैच वही मिल जाएगा, 3 मीटर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है बेटे वो किस पे बेस्ड हैं कि जब हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, या ऑब्जेक्ट से लाइट, मिरर से ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो कितनी दूर तक जाती है। ये सारी बातें इसमें अपन ने कवर करी है। इसमें कुछ बात और भी है
कि देखो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, देखो बेटा, मान लो कोई हमसे कहे कि एक एनालॉग क्लॉक है, ठीक है, इस तरह की घड़ी है ना, उस पे नंबर्स नहीं बन रहे, बस ऐसे ही मार्क लगे, ठीक है, और हमें कहा जाए कि ये घड़ी कुछ टाइम शो कर रही है, इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से 4:37 एंड 48 सेकेंड्स, ऐसा कुछ समय इसमें हो रहा है। अगर ऐसा टाइम इसमें हो रहा है तो जो इसके अलग-अलग हैंड्स हैं, आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड, सेकंड्स हैंड, वो किस तरह से पोजीशन्ड होंगे, वो देखते हैं बच्चों हम। जैसे आवर्स हैंड की बात करूं तो वो 4 के आगे होगा, कुछ यहाँ कहीं पे ऐसे मैं उसको शो, दिस विल बी द आवर। मिनट्स हैंड की अगर बात करूं तो 37, ये 30 है, ये 35 है, और उसके थोड़ा आगे होगा, इधर होगा क्या, मिनट्स, और सेकंड्स हैंड कहाँ पे है, 48 पर, तो इधर 40, 45, 50, तो यहाँ पर कहीं होगा, तो मैं मिनट सेकंड्स हैंड, ये इधर आ जाएगा मेरा क्या, सेकंड्स, ठीक है, ये पोजीशन हो गई 4:37 और 48, 4:37:48। अब जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो क्या बनता है बच्चों, क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह का कि फाइंड द टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, ये जो क्लॉक है, दिस क्लॉक इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर के पैरेलल हमने इसको रख दिया, तो इसकी जो इमेज मिरर में बनेगी वो कितना टाइम शो कर रही होगी, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, वैसे इसका एक शॉर्टकट भी एग्जिस्ट करता है जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये कैसे है आखिरकार। ये ऐसे, अब देखो होगा क्या, हमें ये पता है कि 12 और 6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जहां है वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन बाकी क्या होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो जाएगा। लेफ्ट राइट इन्वर्जन से हमारा मतलब क्या है, 3 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 3 आ जाएगा, और इस तरह का इन्वर्जन इसमें। तो देखो होगा क्या कि ये जो आर्स हैंड जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटे। आर्स हैंड की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। अभी है 4 और 5 के बीच में, है ना? अच्छा देखो एक चीज और समझो कि अ, ये ये तुम्हारा 5 वाला हिस्सा है ना, और क्या आर्स हैंड को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, कुछ इधर पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर हो जाता तो पूरे 5 बज जाते, यहाँ पे हो जाता तो 4 बज जाते। 5 बजने से कितना मिनट पीछे हैं अपन, 5 बजने से देखो पूरे 20 22 मिनट और कुछ सेकंड पीछे है ना। 5 बजने से कितना पीछे है, 22 मिनट एंड सम सेकंड्स पीछे है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये उतना आगे पहुंच चुके होंगे आप, किससे, 6 बजने से कितना मिनट आगे पहुंच चुके होंगे, 22 मिनट और कुछ सेकंड आगे पहुंच चुके होंगे, 7 बजने से, है ना। तो इधर जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ 7 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, ठीक है। अब मिनट्स हैंड की बात कर लेते हैं। मिनट्स हैंड जो है हमारा वो है 6 और 7 के बीच में, मतलब 6 से आगे निकल चुका है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, 6 से पीछे, राइट। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 से पीछे हो जाएगा। और ये 6 से कितना आगे निकल चुका था बेटे, 37 पे पहुंच गया है, तो 7 मिनट और 48 सेकंड आगे पहुंच गया है। तो ये 5 से, यानी यहाँ पर कितना हो जाता है, 25 मिनट हो जाता है, तो उससे 25 से
7 मिनट और 48 सेकंड पीछे पहुंच गया। तो 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर आप, 25 माइनस 7 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 18 और कुछ सेकंड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 17, ऐसा कुछ मिल जाएगा। है? अच्छा, हम ये 6 से गिन रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से अगर अपन गिने तो ये 35 ये होता है, तो 2 मिनट 48 सेकंड आगे है, तो इधर क्या होगा, 2 मिनट 48 सेकंड पीछे पहुंचाना है मेरे को। तो 2 मिनट 48 सेकंड का मतलब पीछे 25 से 2 मिनट पीछे चले गए तो 23, और 48 सेकंड और पीछे चले गए तो 23 में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर 48 सेकंड्स है ये, है ना। तो 48 मतलब देखो ये सेकंड्स वाला हैंड कहाँ पे है, इधर होता है 45, यहाँ पे होता है 50, तो 45, 46, 47, 48, 45 से 3 सेकंड आगे पहुंच चुका है ना। तो इधर जब मैं इसको बनाऊंगा तो क्या होगा, वो इस तरफ बनेगा और कुछ ऐसी बनेगा। ये कितना है, 15, और ये 45 से 3 इधर था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 15 से 3 पीछे होगा। 15 से 3 पीछे का मतलब कितना हो जाएगा, वो 12 पे ही होगा। तो 7:22 और 12 सेकंड ऐसा समय इसमें हो रहा होगा। अच्छा, इस इन दोनों टाइम की एक खास बात है। क्या खास बात है दोनों टाइम की, कि इनको अगर मैं ऐड कर दूं, 4, 37, 48 और 7, 22 और 12, तो मेरे को एग्जैक्टली 12 बजे हुए दिखेंगे। 48 प्लस 12 कितना हो गया, 60। 37 प्लस 22 कितना हो गया, 59। और 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11। तो 11:59 एंड 60 सेकेंड्स। अब ये जो 60 सेकेंड्स है, इसको 1 मिनट लिख सकता हूँ। तो इस वाले टाइम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 60 की जगह 00 कर दूं, और वो जो 1 मिनट है उसको इधर कैरी कर लूं, तो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और 11:60 और 00 सेकंड। अब ये जो 60 मिनट है, दिस 60 मिनट, दिस इज इक्वल टू 1 आवर, और इस 1 आवर को मैं इधर कैरी कर लूं तो ये टाइम कितना हो गया बेटे, 12:0 और 0 सेकंड। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका टाइम ओरिजिनल क्लॉक में दिया हुआ है उसको 11:59 और 60 सेकेंड्स में से सब्ट्रैक्ट करो। 11:59 और 60 में से you subtract your original time, 4, 37, 48। तो 60 में से 48 गया तो बचेगा 12, 59 में से 37 गया तो बचेगा 22, और 11 में से 4 गया तो बचेगा 7। तो ये आपका मिरर टाइम, ये ओरिजिनल।
नहीं 7:23 नहीं होगा बेटे। अच्छा हाँ, इसमें काफी लोगों के डाउट्स आए हुए हैं, मैं एक एक करके देख के सबको क्लियर करता हूँ। एक बच्चे ने तो सही बता दिया, 7:22 12 पहले बता दिया, वेरी गुड। अब 22 मिनट पर सेकंड, मिनट्स हैंड 4 के पीछे होना चाहिए, एक तो ये है, एक दूसरा 7:23 12 क्यों? मिनट्स हैंड, ये रहा मेरा मिनट्स हैंड, है ना। अब देखो ये मिनट्स हैंड जो है वो यहाँ पे इस 7 के आगे है ना। 7 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो 5 होगा, तो 5 के थोड़ा सा पीछे कर दिया, 7 के आगे मतलब 5 के पीछे। 4 और 5 के बीच में है ना बेटे, 4 और 5 के बीच में है मिनट्स हैंड। अब या तो हम ये देख लेंगे 4 के कितना आगे जाना है, या ये देख लेंगे 5 के कितना पीछे जाना है। तो जितना ये 7 के आगे है इधर, उतना ही ये 5 के पीछे चला जाए। मिनट्स हैंड की अगर मैं बात करूं, तो मिनट्स हैंड 7 के जितना आगे है, 7 मतलब क्या होता है 35, तो 35 से कितना आगे है बेटे, 2 मिनट और 48 सेकंड आगे है। तो मुझे क्या करना है, 5 के पीछे भेजना पड़ेगा, कितना, 2 मिनट और 48 सेकंड पीछे भेजना पड़ेगा। तो 2 मिनट तो पूरा पीछे भेज दिया, तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा, 23। और मुझे और पीछे भेजना है उसको, तो और पीछे भेजूंगा, लेकिन कुछ सेकंड और पीछे भेजना है, तो 23 में से कुछ सेकंड और कम होंगे, तो मिनट तो 22 ही बचेंगे ना। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। हाँ बेटे, जो लोग 23 लिख के भेज रहे थे, क्या उनको समझ में आया अभी कि ये 23 नहीं होगा, इट विल बी 22। ओके, जैसे अब देखो आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो खैर तुम ये लोग ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर ही दोगे, है ना। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एन एनालॉग क्लॉक shows a time of 5 बजकर 10 मिनट एंड लेट्स से 43 seconds, then find the time shown by its reflection in the plane mirror। तो हमें क्या करना है बच्चों, you have to simply subtract this from 11 minutes 59 seconds 11 hours 59 minutes and 60 seconds में से इस ओरिजिनल टाइम को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 60 में से 43 गया तो बचेगा 17, 59 में से 10 गया तो बचेगा 49, और 11 में से 5 गया तो बचेगा 6। And if you want to quickly do it, see it on the actual clock, तो वो इस तरह से देख सकते हो।
एक ही क्लॉक में मैं अलग अलग कलर से बता देता हूँ। रेड कलर से मैं दिखा देता हूँ मेरा ओरिजिनल टाइम। तो 5:10 और 43 सेकेंड। तो कैसा बनेगा भाई? देखो, आवर्स हैंड इज बिटवीन 5 से आगे जा चुका है। तो 1 2 3 4 5, 5 से थोड़ा आगे जा चुका है। आवर्स हैंड को मैं यहाँ पर बना, और मिनट्स हैंड जो है वो 10 से आगे जा चुका है। मिनट्स हैंड को मैं, ये 5 है, यहाँ पे 10 है, इसको थोड़ा 10 से आगे, स्लाइटली ahead of 10। और सेकंड्स हैंड 43 पर है, तो ये 45, 45 से तो पहले ही है। 45 से कितना पहले है? 2 सेकंड पहले। अब जब रिफ्लेक्शन हम बनाएंगे, तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले इस आर्स हैंड का बना लें। तो आर्स हैंड जो है वो 10 के आगे है, ठीक है। 11, 11, सॉरी, 5 बज रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे 5 बज रहा है, आर्स हैंड ये रहा। तो 5 से थोड़ा आगे है, कितना आगे है? 10 मिनट आगे है। तो जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, उस रिफ्लेक्शन को मैं किसी और कलर में बना रहा हूँ। ये green color। इसका रिफ्लेक्शन किधर बनेगा भाई? इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, जितना ये 5 से आगे है उतना ही इसका रिफ्लेक्शन 7 से पीछे होगा। तो 7 के पीछे मतलब अब ये 5 से कितना आगे था? 5:10 आगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? 7 बजने से 10 मिनट पीछे हो जाएगा, ठीक है। या 6 बजने से आगे हो जाएगा। तो ये 6 बज के कुछ समय होगा। 6 बज के कितना? मिनट्स हैंड की अगर बात करें, तो मिनट्स हैंड जो है वो ये 5 और 10 मिनट से थोड़ा सा आगे है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर इस वाले से थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो ये 10 थोड़ा सा। अब ये कितना है? 50, 50 से थोड़ा सा पीछे अगर मैं करूं, ठीक है। तो 50 के पीछे अपन जाएंगे तो 49 समथिंग ही हो रहा होगा।
50 से देखो कुछ सेकंड आगे, तो 50 से कुछ सेकंड पीछे, तो 50 से कुछ सेकंड पीछे मतलब 50 से पूरा 1 मिनट पीछे नहीं जाना है, कुछ सेकंड पीछे जाना है, तो 49 मिनट्स बोल सकते हैं अपन उसको। और सेकंड वाले की अगर बात करूं तो सेकंड वाला कहाँ पे है बेटे? 43 पे, यानी कि 45 से 2 मिनट पीछे। तो इधर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, 15 से कुछ मिनट आगे पहुंच जाएगा, कुछ सेकंड आगे पहुंच जाएगा। कितना सेकंड आगे पहुंच जाएगा भाई? जितना सेकंड ये 45 से पीछे था, 2 सेकंड पीछे था, तो ये 15 से 2 सेकंड आगे पहुंच जाएगा, यानी 17। तो 17 पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से टाइम ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ डाउट्स आए हैं? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर 6:50 होना चाहिए, तो जब 50 नहीं होगा, है ना? 6:50 कब होता कि देखो जो मिनट्स हैंड है हमारा, वो किधर है? ये रहा मेरा ओरिजिनल मिनट्स हैंड, है ना? मतलब देखो 10 मिनट से थोड़ा सा आगे है, 10 मिनट से थोड़ा सा आगे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, ये ये क्या होगा? 50 से पीछे रहेगा, 50 से पीछे रहेगा, तो इसको 50 मिनट, 6:50 और 17 अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब तो क्या है? 50 मिनट से आगे हो गया है, ठीक है? तो वो 50 तक तो जाना ही नहीं है, हमें 50 से तो कम ही है। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर अगर हमें टाइम जो है वो कुछ इस तरह से दे दिया जाए, 24 आवर क्लॉक सिस्टम में दे दिया जाए, 19, 43, 18 ऐसा करके टाइम अगर दे दिया जाए, तो बेटे इस टाइम को आप क्या करो, पहले आप इसको 12 आवर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो ना। 19 की जगह आप लिख लो कितना, 7, 43, 80, ठीक है? फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 11, 59, 60 में से, ठीक है? तो 11, 59, 60 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 में से 18 गया तो 42, और यहाँ पर 59 में से 43 गया तो 16, और 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है? और फिर आप इसको क्या है, करस्पॉन्डिंग टाइम क्या हो रहा होगा उसके हिसाब से आप इसको। अच्छा, तो एक बार ये हम अपने सीखा है। अब इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लग जाए, मतलब रिलेशन बिटवीन velocities of object and its image in plane mirror. Relation between velocities of object and its image in plane.
देखो कैसे, मान लो हमें ये प्लेन मिरर दिया गया, ठीक है, और प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। ध्यान दो, एक्स एक्सिस किसे मान लिया है मैंने, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। यहाँ ऑब्जेक्ट है और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बन जाएगी, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं प्लेन मिरर पर जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, इसको ओरिजिन नाम दूं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज is going to be negative of x coordinate of object, or to be precise I can write it like this: x coordinate of image with respect to mirror is equal to negative of x coordinate of object with respect to mirror. ये ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा d by dt ऑफ x coordinate of image with respect to mirror is equal to negative times d by dt of x coordinate of object with respect to mirror. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x coordinate of object with respect to mirror क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ velocity of object with respect to mirror along x axis, और ये हो जाएगा velocity of image with respect to mirror along x axis, राइट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं velocity of image minus velocity of mirror is equal to negative of velocity of object minus velocity of mirror, जिससे मुझे पता चल जाएगा velocity of image is equal to 2 times velocity of mirror minus velocity of object। ये अपने पास एक रिलेशन रहेगा। यहाँ पर all these must be substituted with proper signs। विद साइंस हमें सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन असाइन करनी है और फिर इनकी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो किस तरीके से, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब पैरेलल टू द मिरर अगर कुछ बात है, तो पैरेलल टू द मिरर हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज भी उसी वेलोसिटी से चलेगी, मिरर की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन z डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन z डायरेक्शन। मिरर के पैरेलल डायरेक्शंस में हम हमेशा लिख पाएंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखो वो, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। किस तरीके से, देखो मैं दो एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूँ। एक है ऐसा कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है और मिरर कुछ लेट्स से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस ऑब्जेक्ट से दूर जाने लगता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं कुछ ऐसा कि ये ऑब्जेक्ट है
और क्या हो रहा है, मिरर ऐसे जा रहा है अपने पैरेलल डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो पहला वाला केस मैंने कंसिडर किया है, क्या इस केस में इमेज मूव करेगी क्या? देखो इमेज मूव करेगी क्योंकि मिरर आगे बढ़ गया। मान लो हम मान लेते हैं कि मिरर जो है वो कुछ x डिस्टेंस आगे बढ़ जाता। मिरर कितना आगे बढ़ गया बेटे? x डिस्टेंस आगे बढ़ गया, ऑब्जेक्ट से d डिस्टेंस पे था, कुछ t टाइम में उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी हो गई? d प्लस एक्स। पहले इमेज d डिस्टेंस पे बन रही है ना, या ऑब्जेक्ट से देखूं अगर मैं, तो इमेज की दूरी कितनी थी? 2d। अब क्या हो गया है, इमेज की मिरर से डिस्टेंस चेंज होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होगी तो इमेज की भी चेंज होगी। अब इमेज कितनी डिस्टेंस पर पहुंच जाएगी बेटे? मिरर से d प्लस एक्स डिस्टेंस पर ही इमेज पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर अब मैं इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से नापूं तो क्या वो 2 टाइम्स ऑफ d प्लस एक्स नहीं आ, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d प्लस एक्स। मतलब इमेज कितना शिफ्ट हो गया? 2 टाइम्स d प्लस एक्स माइनस 2d, यानी कि 2x अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया। तो जितने टाइम में मिरर x डिस्टेंस चल जाता है उतने टाइम में इमेज 2x डिस्टेंस चल जाती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब, है ना। और जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो पिछले पेज पे, velocity of image in x direction is equal to 2 times velocity of mirror in x direction minus velocity of object, ये था। इस फॉर्मूले में भी अगर हम एज इट इज वैल्यूज प्लग इन कर दें तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 माइनस 0, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे केस जितना मिरर चल रहा है उसका ट्वाइस डिस्टेंस इमेज चल जा रही है। ठीक है, तो इधर से भी अपन देख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आने वाली है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन इस केस में अगर मान लो ये जो मिरर है ये थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाए, तो इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ स्टिल द इमेज विल कीप गेटिंग फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस? दैट मीन्स इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ इमेज विल रिमेन जीरो। मतलब क्या है, जो पैरेलल मिरर के जो पैरेलल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, राइट। ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, यस सर। तो पैरेलल डायरेक्शन में हम हमेशा लिख सकते हैं कि whatever the velocity of mirror is, velocity of image is always going to be equal to velocity of object, है ना। और पैरेलल डायरेक्शंस में लिख सकता हूँ velocity of image is equal to velocity of object irrespective of velocity of mirror। लेकिन अगर मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखना है तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कुछ ऐसे सवाल बना सकते मैं, कहा जाए क्या, ये मिरर है
और ये क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है और इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट है उसके सामने रखा हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। हमें पता लगाना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो हम क्या करें, ये जितने भी वेलोसिटी के कंपोनेंट वेलोसिटीज दी हुई हैं, इनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर। तो मिरर की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 5 cos 53 मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा 5 sin 53 मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसका मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटे, 5 cos 37 यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा 5 sin 37 मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करें, साइन इसको x डायरेक्शन ले लेते हैं, इसको y डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला है, 2 times velocity of mirror in x direction minus velocity of object in x direction। तो 2 times velocity of mirror in x direction, तो ये 3 है, 2 into 3 minus velocity of object in x direction, तो उसको मुझे -4 लेना होगा। तो velocity of image in x direction कितनी हो जाएगी बेटे, 6 + 4 that is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और velocity of image in y direction तो हमेशा बराबर होगी velocity of object in y direction के, which is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पुट कर देना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 i कैप प्लस 3, ये ऐसा वेलोसिटी। ये बात समझ में आती है भाई सबको? हाँ सर। ओके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन ये पता लगा सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या है, हमें सवाल पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में ही दे दिया जाता है ना, और उस समय पर हमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे, लेट्स से क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, अ प्लेन मिरर lies in x z plane and is moving with a velocity of, a plane mirror lies in xz plane and is moving with velocity of I cap plus 2j cap plus 2k cap centimeter per second. A point object in front of mirror
is moving with velocity of टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पता करना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर में इमेज बन रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो ये कैसे पता कर सकते हैं? अब देखो इसमें since plane of the mirror is xz, perpendicular to the mirror क्या मैं बोल सकता हूँ this implies y axis will be perpendicular to the mirror, है ना? तो इसका मतलब क्या है, जो वो मैं फॉर्मूला लगाता था ना, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब ये y डायरेक्शन के लिए लगाना होगा। दिस विल नॉट बी फॉर x डायरेक्शन, ठीक है? वहां पर x y z इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मिरर के परपेंडिकुलर यहाँ पर y है बिकॉज मिरर का प्लेन x z। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन y डायरेक्शन व्हिच इज 2 माइनस velocity of object in y direction which is -1। तो velocity of image in y direction कितनी आ जाएगी बेटे, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और x और z डायरेक्शन जो कि मिरर के पैरेलल है, तो velocity of image in x डायरेक्शन तो कितना आ जाएगा, velocity of object in x डायरेक्शन which is 2, इसको तो as it is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and velocity of image in z direction is also equal to velocity of object in z direction that is 1। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों को कंबाइन करके फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम लिख सकते हैं कितना, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस, ये बात समझ में आती यस सर। है? तो देखो ये था ना, velocity of image is equal to 2 times velocity of mirror minus velocity of object। ये हमने किस डायरेक्शन के लिए लिया था, x डायरेक्शन। और x यहाँ पे क्या था, ध्यान दो मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब अगर ये
परपेंडिकुलर टू द मिरर कोई और डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। वाई जेड क्या है, वाई एंड वाई जेड इज प्लेन ऑफ मिरर। एक्स और वाई डायरेक्शन में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ओके, अब समझ गए अब तुम लोग। देखो, जो मिरर के पैरेलल है ना, उसमें तो क्या होगा, जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा उधर ही उसकी इमेज भी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो मिरर के पैरेलल डायरेक्शन है, उन डायरेक्शंस में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल हैव एग्जैक्ट सेम वेलोसिटीज, इवन नेगेटिव साइन का भी अंतर उसमें तो नहीं आएगा। एक्स डायरेक्शन में या मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जो फॉर्मूला है वो मैंने तुम्हें बताया है। ये बात है बच्चों। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, है ना। मतलब अगर, जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दूं कि लेट्स से हमने कभी इस तरह की सिचुएशन देखी होगी अपने सामने कि दो मिरर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और हम इनमें से किसी एक मिरर के सामने जाकर के, मतलब दोनों मिरर के बीच में खड़े हो जाते हैं, तो क्या है, कई सारी इमेजेस हमें बनती हुई दिखाई देती है ना। और इमेजेस, कई सारी इमेजेस, ये चलता चला जाएगा सिलसिला, है ना। ये ऐसा कई बार हमें ऐसे बार बार शॉप में या इस तरह से दिखाई देता है, या घर में भी कभी किसी के दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो वो देख सकता है कि क्या होता है, इनफाइनाइट इमेजेस हमें बनती हुई दिखाई देती है ना। तो ऐसा ऐसा कब होगा और इन इमेजेस की पोजीशन क्या होगी ना, क्यों होता है ऐसा, ये अपन सीखेंगे। बेसिकली देखो, इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट एक मिरर पे जब इंसिडेंट होती है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट इंसिडेंट हुई मिरर M1, कुछ इस तरह की रेस इस पर इंसिडेंट, ठीक है। अब ये रेस क्या होंगी, मिरर वन इन रेस को रिफ्लेक्ट करेगी और जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो कहाँ से पास हो रही होंगी बेटे, ऑब्जेक्ट की जो मिरर वन में इमेज बनी वहां से सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज पास होंगी। ठीक है? अब ध्यान दो, ये रे जो आई है रिफ्लेक्ट होकर के मिरर वन से, इस इमेज को मैं I1 नाम देता हूँ। ये रे मिरर टू पे इंसिडेंट, जब इस तरह की रेज मिरर टू पे इंसिडेंट होंगी, अच्छा और भी रेज होंगी जो कि अलग और अलग अलग पार्ट ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आई होंगी और कहाँ पे कन्वर्ज हो रही होंगी, वो I1 पे कन्वर्ज हो रही होंगी, इस तरह की रेज होंगी।
ऐसी रे बनी। ये सब की सब रेज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले मिरर 1 पे एक रे गिरी, उसी तरह से यहाँ से भी ऑब्जेक्ट से रे मिरर 1 पे गिरी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ये मिरर 2 पे गिर रही। ऑब्जेक्ट से मिरर 1 पे गिरी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के मिरर 2 पे गिर रही। ये भी रिफ्लेक्ट होकर के मिरर 2 पे गिर रही। अब मिरर 2 पर ये जो सारी इंसिडेंट रेज मैंने बनाई हैं, ये कहाँ से आती हुई लग रही है? ये सारी की सारी I1 से आती हुई लग रही है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर? तो देखो मिरर 2 जो है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रेज मिरर 2 पे गिर रही है। मिरर 2 पे जो रेज हैं वो इस ऑब्जेक्ट से भी डायरेक्टली गिर रही है कोर्स। तो बात क्या है, ये जो मिरर 2 है ये इस ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनाएगा ही बनाएगा। ये जो मिरर 1 ने इमेज बनाई है उसकी भी इमेज बनाएगा, उसकी इमेज और थोड़ा पीछे। उस इमेज को नाम दे देता हूँ I12, इमेज ऑफ I1 formed by mirror। ठीक है बच्चा, इमेज ऑफ I1 formed by mirror and these rays will again get reflected back and will come back to M1 और ये इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा M1 से M2, M2 से M1 और इस तरह से सक्सेसिव कई सारी इमेजेस बनती चली जाएंगी। ठीक है, फिर इसको अपन अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। दैट्स इट फॉर नाउ। हाँ बेटे, आज के नोट्स में शेयर कर देता हूँ तुमको। बाय एवरीवन। ये देखो इसी चैट बॉक्स में ही मैं भेज देता हूँ और वैसे तुम्हारे ग्रुप पे भी आ जाएंगे। Just a minute. This is